हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे। अब अपन ने जो पढ़ा आंग्ल मराठों के बारे में पढ़ा है। हमने आपको तीन तीन आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताया आपको। अब जो है मराठों के पतन के कारण बता रहे हैं। क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही मतलब मराठों ने अपनी शक्ति जो है खो चुके थे। मराठों की जो शक्ति है, मतलब जो लार्ड वेलेजली ने उस पर प्रहार किया था और प्रहार करके उसको क्षीण किया था, उसे लॉर्ड हेस्टिंग ने उस शक्ति को धराशायी कर दिया। और इसलिए जो है धराशायी कर दिया, इसलिए अब जो है मराठे जो है उनका पतन होना स्वाभाविक हो गया। अब मराठों के पतन के कारण क्या है यह हम आपको बता रहे हैं। ऐसा है कि अंग्रेजों ने भारत का शासन मुगल सम्राट से, ऐसे कहते हैं इतिहासकार, कुछ मानते हैं कि मुगल सम्राट, उत्तर मुगल सम्राट मगर औरंगजेब तक तो मुगल सम्राट थे, उसके बाद जो थे वो उसके परवर्ती मुगल सम्राट थे। तो ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने उनसे प्राप्त नहीं किया था बल्कि मराठों से प्राप्त किया था। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य का जिस तरह से पतन हुआ था तीव्र गति से, और देश में जो राजनीतिक शून्यता आ गई थी, मराठों ने इन शून्यता को भरने का प्रयास किया था। जिस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों से अस्तित्व के लिए अब संघर्ष कर रहे थे, उस समय एक मराठा जो है एक निर्णायक शक्ति के रूप में भारत के नक्शे में उभर चुके थे। मराठा भारत के प्राय सभी भागों से चौथ और सरदेशी मुखी कर वसूल कर रहे थे, किंतु अंग्रेजों के प्रथम प्रहार से ही मराठा शक्ति लड़खड़ाने लगी थी और उसकी जो अयोग्यता है वो सामने आ गई थी। लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग्स के आक्रमणों ने मराठा शक्ति को चूर चूर करके नेस्त नाबूद कर दिया। अंत में मराठों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके बाद अंग्रेजों का विरोध करने का इनमें कोई साहस नहीं रहा। मराठा राज्य और पेशवा का पद जो है अब खत्म हो गया और मराठे के इन दुर्बलतापूर्ण जो पतन के जो जिम्मेदार कारण थे, वो कारण है सबसे पहले जो है, पहला हम कारण बताएंगे कि मराठों की आंतरिक दुर्बलता। मराठों में एकता का अभाव था। मराठा संघ एक राज्य नहीं था बल्कि एक संघ था जिसमें प्रत्येक शक्तिशाली सरदार अपने राज्य में स्वतंत्र था। पानीपत के युद्ध के बाद मराठा संघ में विघटन जो था उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पेशवा माधवराव प्रथम के समय तक नाम मात्र की एकता बनी रही, किंतु उनकी मृत्यु के बाद ये एकता समाप्त हो गई। मराठा सरदारों पर पेशवा का नियंत्रण शिथिल हो गया और सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ न केवल स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार कर रहे थे बल्कि उनमें पारस्परिक संघर्ष शुरू हो गया था। सिंधिया और होलकरों की प्रतिद्वंदता जो चली थी वो अंत तक तो चली थी। और बड़ौदा का शासक, तो हम जैसे मानते हैं, देखते हैं कि बड़ौदा का शासक जो है वो पहले से ही अंग्रेज़ों का मित्र था, इसलिए वो जो है जब भी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो हमेशा तटस्थ रहा। और भोसले जो थे मराठा सरदारों में, वो भी कभी एकत्रित एकजुट होकर के काम नहीं कर सके और फलस्वरूप जो यह हुआ कि मराठा संघ जो है तितर बितर हो गया और अंग्रेजों ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इस तरह से उनको हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे यह हुआ कि
कि एक एक करके जो है मराठे जो थे वो पराजित होने लग गए और मराठा जो मराठी शक्ति का दुर्बल मराठा शक्ति का पतन जो है वो अब जो निश्चित हो गया कि अभी इनका पतन हो ही जाएगा। दूसरा जो है प्रशासकीय दोष, मराठों ने कभी भी अपने राज्य के प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने नागरिकों की शिक्षा है, विकास है, नैतिक उन्नति ऐसे जो कार्य है उस पर ध्यान नहीं दिया। वो केवल मुगल सम्राट का जो प्रभुत्व स्वीकार करके वो विभिन्न राज्यों में चौथ और स्वदेशी मुखी कर वसूल करने में लगे थे और इसी मतलब जो उद्देश्य की से वो आगे नहीं बढ़ सके। वो केवल यही जानते थे कि हमें केवल चौथ और स्वदेशी मुखी कर ही वसूल करना है। तो बस इसी में ही अपनी शक्ति इन्होंने लगा दी थी और उन्होंने जो है अपने राज्य के विकास की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया और शासन संचालन में केवल सरदारों और मंत्रियों का ही सहयोग लिया गया और आम जनता की उपेक्षा की गई। तो इस तरह से जिस समय उनका अंग्रेज़ों से जब संघर्ष चला था उस समय मराठा जो है अपने जो उनके जातिगत जो विशेषताएं थी उन्हें वो खो चुके थे। तो सामंत प्रथा और ऊंच नीच की भावना से मराठा समाज जो है वो तिरस्कृत हो गया और अपने आदर्शों से भटक गया और जो भी उनको उत्तरी भारत में जो मराठों ने जिस तरह से घुसपैठ की एक एक राज्यों में और चौथ और स्वदेशी मुखी कर वसूल किए, उससे क्या है कि वो विलासप्रिय बन गए और इससे इनका नैतिक पतन जो है वो शुरू हो गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उनको अपने साम्राज्य को बचाना था तो वो बचा नहीं पाए। अब आगे तीसरा जो पढ़ेंगे, अयोग्य नेतृत्व। मराठों में कूटनीतिज्ञता का अभाव था और मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते रहे और उन्हें व्यर्थ ही अहमद शाह अब्दाली से जूझना पड़ा, क्योंकि वही अहमद शाह अब्दाली से उन्हें पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी वो करनी पड़ी। और वो लड़ाई किस हालत में की थी कि जब मराठे हर संकट में फंसे, आर्थिक संकट में इतने उलझे हुए थे और ऐसी स्थिति में उनको युद्ध करना पड़ा। मराठों के पास रसद नहीं थी ओके वो खा पी सके, खुद का मतलब सैनिकों को खिला सके, जानवरों को चारा पानी दे सके, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। और थे कि वो दक्षिण से उत्तर तक वो आए थे, उत्तर में हरियाणा में पानीपत में लड़ाई की थी। तो इससे क्या है कि हमने जैसे देखा है कि मराठा शक्ति जो है उसी समय ही टूट चुकी थी, है ना। तो उससे क्या हुआ कि उनको व्यर्थ ही अहमद शाह अब्दाली से जूझना पड़ा था। राजपूत, जाट और सिख जो मुगल सत्ता के क्षीण होने पर केंद्रीय सत्ता जो थी वो उससे मुक्त होना चाहते थे, उनसे भी उन्हें शत्रुता मोल लेनी पड़ी। और मराठा सरदार जो है इस तरह से मतलब राजपूत, सिखों और जाटों के सहयोग की जब उनको आवश्यकता पड़ी थी कि जब वो अंग्रेज़ों से उलझे हुए थे तब इन लोगों ने उनको सहायता नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त 18वीं सदी के अंत तक तो हम देखते हैं कि सभी योग्य मराठा नेता जो थे वो मर चुके थे। जैसे महादजी सिंधिया है वो 1794 में, अहिल्याबाई होलकर थी वो 1795 में, तुकोजी होलकर थे वो 1797 में और नाना फडणवीस जो थे वो 1800 ईस्वी में
मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। ऐसे समय में क्या है कि मराठों को दुर्बल पेशवा बाजीराव द्वितीय और स्वार्थी तत्व जैसे दौलतराव सिंधिया और जसवंत राव होलकर जैसे लोग मिले, जो इनमें किसी भी तरह की योग्यता नहीं थी, और जिससे योग्यता नहीं होने से के कारण जब उनको अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ा तो वो नाकाम हो गए, नाकामयाब हो गए। तो जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के पास लॉर्ड एल्फिंस्टन था, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ऐसे रोज योग्य राजनीतिज्ञ और सैन्य गुण से भरपूर जो है ये लोग थे, अंग्रेज थे। तो इससे क्या हुआ कि मराठा शक्ति जो है वो इनसे मुकाबला नहीं कर सकी। आगे हम पढ़ेंगे चौथा कारण, आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता। मराठे लोग केवल चौथ और सरदेशी मुखी कर वसूल करते थे, लूट मार को ही वो अपना मुख्य लक्ष्य समझ लिया था और इससे वो आगे नहीं पहुंच सके थे। प्रजा को संपन्न करना, यह राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, कृषि पर ध्यान देना, उद्योग धंधों पे ध्यान देना, व्यापार पे ध्यान देना, इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इन चीज़ों से वो बहुत दूर थे। तो लूट मार के धन पर ही वो समझते थे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लूट मार के धन से वो कभी स्थायी नहीं हो सके और साधन संपन्न अंग्रेजों का वो कभी मुकाबला नहीं कर सके। अब पांचवा है दुर्बल सैन्य व्यवस्था। दुर्बल सेना मराठा गुरिल्ला युद्ध पद्धति और घुड़सवार सेना तक अपने को सीमित रखते हैं तो शायद वो अधिक सफल होते, लेकिन महादजी सिंधिया को छोड़ करके सभी मराठे सरदार जो है पुरानी युद्ध पद्धति से लड़ते रहे थे, और लेकिन वो लड़ते रहे, है ना। और इस पद्धति से पुरानी पद्धति से लड़ते रहे, और मराठों में वैज्ञानिक युद्ध पद्धति का अभाव था, जिसके फलस्वरूप मराठा सेना में कुशलता की कमी आ गई थी। ऐसे है कि इतिहासकार केलकर जो है वो बताते हैं कि मराठों की असफलता का मुख्य कारण प्रशिक्षित सेना, आधुनिक तोपखाना और बारूद का अभाव, ये चीज़ें थी। उनके सेना में जो है कुशलता या कुशल सैन्य योग्यता का अभाव था, और इसी वजह से उन्हें अंग्रेज़ों से हारना पड़ा था। तो अब आगे हम बताएंगे सामाजिक दुर्बलता। मराठे जो है मराठों में सामंत प्रणाली और जाति प्रथा के कारण सामाजिक दुर्बलता उत्पन्न हो गई थी। सामंत प्रणाली मराठा राज्य के विस्तार में सहायक हुई थी। पहले केवल छत्रपति या राजा ही सामंत की नियुक्ति करता था, किंतु आगे चल करके पेशवा भी अपने सामंत को नियुक्त करने लगे। इस प्रकार छत्रपति के सामंतों के साथ और पेशवा के सामंत भी उत्पन्न हो गए, और इन दोनों वर्गों के जो सामंत थे उनमें कभी एकता नहीं आई थी, और इसी एकता के अभाव में उन्हें अंग्रेजों से हारना पड़ा था। तो अब हम आगे सातवां कारण बताएंगे, देशी शक्तियों से शत्रुता। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मराठों ने अंग्रेजों को प्रभाव कर को रोकने के लिए भारत की सभी देशी शक्तियों से उलझ गए थे। ये तो देशी शक्ति जैसे राजपूतों के आंतरिक, और राजस्थान में भी मराठों ने घुसपैठ की थी और उन्होंने सरदेशी मुखी और चौथ वसूल करनी शुरू कर दी थी। और इसी तरह से जाटों से भी उन्होंने सूरजमल जाट पर आक्रमण करके जाटों ने को भी नाराज कर लिया था। सिखों के साथ भी, सिखों के राज्य में भी लूट मार करके और इन्होंने सिखों को भी विरोधी बना दिया था। तो ये सभी लोग जो है जब अंग्रेजों ने इन पर आक्रमण किया और मराठा शक्ति को तोड़ने लगे, तो ना तो जाट आगे आए, ना ही सिख आगे आए और न ही राजपूत आगे आए। सभी लोग यही चाहते थे, ये
ये सभी शक्तियाँ यही चाहती थी कि अच्छा हो, मराठों को सबक मिल जाए अंग्रेज़ों से तो अच्छा हो। तो इसी मतलब अगर ये शुरू से ही मराठे इन भारतीय जो शक्तियाँ थी, राजपूत थे, सिख थे, जाट से, उनसे मिलकर के काम करते तो शायद इनको पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता और इनका अस्तित्व नहीं खो जाता। अब आगे जो है, अस्तित्व नहीं खो जाता, इसका मतलब इनका पतन नहीं होता मराठा शक्ति का। ऐसा नहीं है कि मराठा जो है अब नहीं है, आज भी मराठे लोग हैं, लेकिन उस समय जो स्थिति थी वो ऐसा था कि मराठा शक्ति का पतन नहीं होता। आगे हम बताएंगे 8वां कारण, मैसूर तथा हैदराबाद का पतन। दक्षिण भारत में प्रमुख 3 शक्तियाँ थी, मराठा, निजाम और मैसूर के शासक। अगर ये तीनों शक्तियाँ एक हो जाती तो मराठों अंग्रेज मतलब एक हो करके, यानी कि निजाम, मराठा और मैसूर के शासक एक हो जाते तो अंग्रेजों से लोहा ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। और जब ऐसा तीनों मतलब ऐसा नहीं हुआ और अंग्रेजों जो है, निजाम ने सबसे पहले तो यह था कि तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, हाँ नहीं तो तीनों यदि अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाते तो अंग्रेजों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। किंतु दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने कूटनीति से आपस में फूट इन लोगों में डाल दी थी। निजाम और मराठों की शत्रुता तो हम जानते ही हैं। निजाम ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया और सहायक संधि की। अंग्रेजों ने भी अपनी कूटनीति से मैसूर को मराठों से अलग कर दिया और नाना फडणवीस ने तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की शक्ति को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहयोग दिया। तो जिससे क्या हुआ कि मैसूर राज्य जो है उसका पतन हो गया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने मराठों के सहयोग से ही मैसूर को पतित किया और फिर बाद में मराठे जब अकेले पड़े तो मराठों को भी कुचल दिया। तो मराठा शक्ति को भी कुचलने में अंग्रेज सफल रहे। अब आगे पढ़ेंगे 9वां, नाना फडणवीस की नीतियाँ। हम जानते हैं कि मराठों के पतन के लिए जो है अब सभी आवश्यक शक्तियों का निर्माण हो चुका था। इसमें नाना फडणवीस की नीतियों ने भी और परिस्थितियों ने भी बल दिया था। जैसे कि निजाम और टीपू ही मतलब उसके लिए निजाम और टीपू मुख्य शत्रु थे। सालबाई की संधि के बाद महाजी की इच्छा के विरुद्ध उसने टीपू की भी शक्ति को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहयोग दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, टीपू के पतन के बाद दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बिगड़ गया और अब केवल अंग्रेज ही मराठों के एकमात्र प्रतिद्वंदी रहे और नाना अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए किसी अन्य सरदारों के महत्व को बढ़ने देना नहीं चाहता था। उसने भी सर्वाधिक योग्य सरदार महाजी सिंधिया पर कभी विश्वास नहीं किया। अतः नाना ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए माधवराव द्वितीय तक को भी प्रशिक्षित नहीं दिया था। इस तरह से मराठा शक्ति को संघ को दुर्बल बनाने में नाना फडणवीस की नीतियाँ भी बहुत ही नाना फडणवीस की नीतियों ने भी बहुत सहयोग दिया और इससे क्या हुआ कि मराठा शक्ति का जो उस समय जो है पतन हो गया। थैंक यू। ओके।